स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि अभी जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को 4 पाली में पेपर हुआ, इसमें आपने देखा कि रीजनिंग के जो पुलिस से संबंधित सवाल हैं ये लगभग 13-14 प्रश्न एक एक शिफ्ट में थे। यानी अगर देखा जाए तो चारों शिफ्ट का ले लिया जाए तो लगभग 55 से 56 सवाल ऐसे थे जो इसी संबंधित थे, पुलिस से ही संबंधित थे। तो गाइज इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करेंगे। आपने देखा होगा जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, जब आपने एग्ज़ाम दिया है तब आपने देखा होगा सवाल का रूप ऐसा होता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ये परिस्थितियाँ हैं, तो आपको इस परिस्थिति में उस समय उचित समय क्या करना चाहिए, ये सवाल का प्रारूप होता है। तो गाइज उसी से संबंधित कुछ सवाल आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके बाद अपना जो भी गाइज फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी का प्यार एवं सपोर्ट मिलता है तो मैं ये जो कंटिन्यू सीरीज है ये गाइज आप आगे चालू रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। पहले आप देख लीजिए पुलिस के लिए जनहित क्या है, वो आप यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट सवालों को। देखिए, शांति व्यवस्था बनी रहे, ये एक पुलिस का गाइस कर्तव्य है। आर्थिक विकास होता रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जनता पुलिस संपर्क से ना डरे, अपराधी समाज से दूर और जेलों में रहें, पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहें, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो, पुलिस विभाग अन्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे, इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बना रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बने, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरें, पुलिस प्रशासन कार्यकुशल एवं पारदर्शी रहे, महिला सुरक्षा संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले और पुलिसकर्मी दबावों एवं पूर्वग्रहों से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। ये है पुलिस की जनहित, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई हम शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सवाल को और आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको ये बताना है कि पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी आप इस तरीके के सवाल को हल करें तो आपको सरकार का लाभ देखना है और दूसरी बात आपको कानून की रक्षा देखनी है। अपने स्वयं के हित के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना है और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो कानून से अलग हो या कानून के नियम का उल्लंघन करता हो, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे घूसखोरी का कोई मामला होता है तो आपको उसमें कदापि भाग नहीं लेना है, आपको उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई वाला ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि कोई ये घूस लेता है तो आप क्या घूस लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए आप शामिल हो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपको कहना है बिल्कुल नहीं। इस तरीके के लिए आपको जो भी सवाल हैं वो अपने थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर डाल करके सवाल को समझना है, सब एक सवाल आपका आसानी से सही होगा, ठीक है। और लंबी लैंग्वेज इसमें आती है, इसमें कोई छोटी एक या 2 लाइन के सवाल नहीं होते हैं, लगभग 3-4 लाइन के सवाल हो जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल भी बनता है ना। तो ये गाइज आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सवाल को समझना है, आप आसानी से हल कर ले जाओगे। पहला सवाल देखिए, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, वास्तव में उद्देश्य बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, ये पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, फिलहाल के लिए अभी मैं देख रहा हूँ, जनता से अधिकाधिक टैक्स वसूल करना, ये गलत है। हत्या के अपराधियों को हर कीमत में पकड़ना, ये भी गलत है। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि जनता के में जो भी हैं, जो भी समाज में रह रहे व्यक्ति, उनके हित की रक्षा करना, यानी उनकी रक्षा करना, ये पुलिस का एक मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने कि आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे। फिर से समझिए, आप एक कर्मठ यानी कि एक मेहनती, सत्यनिष्ठ
यानी आप एक मतलब सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, ये गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य सख्ती से लागू नहीं कराया जा सकता। ये मेरे प्यारे भाई डिपेंड करता है नागरिक के ऊपर। अगला है कि नागरिक के साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, ये पुलिस का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? सवाल फिर से समझिए, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को, समझिएगा, अगर न्यायालय किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाता है, यानी बंदी बनाने का अधिकार देता है, तो उसके जो अधिकारी हैं उन्हें किस के अंतर्गत जो बंदी बना अधिकारी है, जो बंदी बना है, उस बंदी को किस रिट के अंतर्गत निश्चित तिथि निश्चित स्थान पर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है? तो ये हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट जारी करने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? तो याचिका दायर करने की जो प्रावधान है ये जो है ये किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 32 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। सवाल है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा अथवा शांति नष्ट होने का युक्तियुक्त संदेह है, साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सवाल फिर से समझिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, हालांकि आपको बन जाना है ये तो बिल्कुल तय है। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में एक विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति नष्ट होने का आपको संदेश मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा, ऐसी आपको आशंका है। और इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है। समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यत्र करा लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध करा करके संबंधी आदेश जारी करें। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको एक साथ लेकर के क्षेत्र में मार्च करना चाहिए? नहीं, अपने क्षेत्र पे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि आपके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, तो पहले पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर वितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सवाल फिर से समझिए, पुलिस के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव यानी कि विधि के नियम के विरुद्ध जो जमाव किया गया है उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को उनके जो बल हैं उनके प्रयोग की दशा और अधिकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है कि वो पुलिस के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर कर सकता है। भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से
अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर-बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है। भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है अगर 5 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे भीड़ ही माना जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप सवाल देखिए अगला। अगला सवाल है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनता में कैसी छवि बनाना चाहते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और उस अधिकारी के रूप में जनता में आपकी पुलिस की छवि कैसी होनी चाहिए? एक दबंग पुलिस अधिकारी के रूप में? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसे अपनी बात कहने से भी जनता डरे? ऐसा नहीं। आप जनता में अपनी छवि का कोई महत्व नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में आप जनता में अपनी छवि बनाना चाहेंगे, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे दबंग वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो गलत है। दबंग आप भले ही गाइस बनो, वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चंस की दृष्टि से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक आपराधिक घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वहां तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करते हैं, अपराधियों को खोज करके उन्हें गिरफ्तार करते हैं, अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? आप एक घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वहां पे जो भी जांच है वो करते हैं, जो भी अपराधी हैं उन्हें आप गिरफ्तार करते हैं, और जो भी अपराध से संबंधित साक्ष्य आपको मिलते हैं उसे आप एकत्रित करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन, यानी इसे आप कहेंगे अन्वेषण, या फिर जिन्हें आप कहते हैं विवेचना। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, इन्वेस्टिगेशन। अगला सवाल देखिए। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक सामाजिक रूप से अति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है, ठीक है, और वह आपको विशेष दर्जे के साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को समाप्त करने का अनुरोध करता है। कहने का मतलब है कि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक नेता। प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि बहुत माना जाना, है ना। हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है, वो हिंसा फैला रहा है, इस आरोप में वो फंसा हुआ है, और वो आपसे एक विशेष दर्जे के साथ कहता है कि भाई आप कुछ पैसे ले लो और ये जो भी कागजात हैं हमारे खिलाफ या जो भी हमारे खिलाफ दर्ज किए गए हैं वो आप डिलीट कर दो, यानी समाप्त कर दो। तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? नेता के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए गुप्त रूप से उसकी सहायता करोगे? ऐसा कदापि नहीं करना है। अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए नेता को कठोर से कठोर दंड देना चाहोगे? अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते, अगला देखते हैं। प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। मुकदमे से हुई हानि को आंशिक रूप से सीमित करने में नेता की सहायता करनी चाहिए। तो ए एंड डी बिल्कुल गलत। अब देखिए लिखा है कि अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए नेता को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। नहीं, हमें दंड देने का अधिकार तभी मिल सकता है जब ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ इन्होंने आरोप किया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई अभी ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल आरोपी ही है। इस वजह से प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच करेंगे और उसके प्रतिबद्ध ही जो भी काम होगा वो करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सरकार के इन तीन अंगों की अपनी अपनी स्पष्ट उद्घोषणाएं हैं। इस संदर्भ में न्यायपालिका की उद्घोषणा क्या है? कहने का मतलब है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें अपनी अपनी अलग अलग उद्घोषणाएं दी गई हैं। इस संदर्भ में न्यायपालिका की उद्घोषणा क्या है? कर्तव्य परायणता और अनुशासन, गलत है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी गलत है। अधिकार, कर्तव्य और निष्ठा, ये
भी गलत है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये जो है न्यायपालिका की उद्घोषणा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता। अगला सवाल देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक दिन अचानक एक ही समय पर एक सवारी टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है, जिसमें कई लोगों के मरे जाने और घायल हो जाने की सूचना आती है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में दंगे की नीयत से लोगों के जमाव की सूचना मिलती है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? सवाल थोड़ा सा समझिए। सवाल ये कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको दो परिस्थितियों से निपटना है। पहली परिस्थिति है कि एक जगह टेम्पो जो है वो लड़ गया है, उस टेम्पो में बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। और दूसरी ओर आपको ये पता चलता है कि एक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे लोग जमा हो गए हैं और वो दंगा करने की नीयत में हैं, यानी वो दंगा करना चाहते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, अविलंब भारी पुलिस के साथ अन्य किसी बात की परवाह किए बिना दंगे वाले स्थान के लिए रवाना हो जाना, नहीं, दंगा बाद में देखेंगे। अविलंब दुर्घटना टेम्पो वाले स्थान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी कुछ सही लग रहा है, लेकिन अभी भी इसे गलत माना जाएगा। अपने अधीनस्थ को पर्याप्त निर्देशों के साथ टेम्पो वाले स्थान पर भेजकर स्वयं दंगा संभावित स्थान के लिए निकल जाएंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पहुँचना जरूरी है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी है। इस वजह से आप अपने अधीनस्थ को पुलिस बल के साथ दंगे वाले स्थान के लिए रवाना कर देंगे और स्वयं दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो के लोगों के उपचार हेतु वहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए जाएंगे और वहाँ से आपको दंगा संभावित स्थान के लिए जाना चाहिए। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि आप पहले उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पे लोग के मरे जाने या लोगों के घायल होने की खबर मिलती है। वहाँ पे आप उचित प्रबंध कराने के बाद आप दंगा से संबंधित जो भी स्थान है वहाँ पे आप जाएंगे। तो पहले आपको लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के अड्डे की सूचना प्राप्त होती है। कहने का मतलब है आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको अपने एक क्षेत्र में सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, इसकी सूचना आपको मिलती है। और ये भी आपको पता चलता है कि अड्डे का जो संबंध है वो स्थानीय विधायक के छोटे भाई का है। तो अब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कोई एक अड्डा चल रहा है भाई, और उस अड्डे का जो संबंध है वो वहाँ के जो विधायक हैं उनके छोटे भाई से है। अब आप क्या करेंगे? बिना देर किए विधायक से इस संबंध में बात करनी चाहिए। भाई गलत, क्योंकि विधायक इसमें क्या करेगा, विधायक का काम तमाम कर देगा जब पुलिस बन जाएगा। अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दे करके अपने आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम वरिष्ठ को सूचना देंगे और उनके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। सूचना भले दे दो लेकिन आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल आपका सही है। डी है कि वहाँ से अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए, नहीं, हम ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ। अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके लिए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जिसमें आपके सभी सिलेबस जीके प्लस यूपी जीके प्लस करंट अफेयर, हिंदी, मैथ्स एंड रीजनिंग के सभी टॉपिक बेस्ट ट्रिकी एंड बेस्ट अप्रोच मेथड के साथ आपको ये ई बुक जो है ये 60% डिस्काउंट के साथ फिलहाल के लिए अभी 39 रुपये में मिल रही है। लेकिन ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है मेरे प्यारे भाई। अगर आप बाद में इस ई बुक को लेते हैं तो आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट के साथ अभी मात्र 39 रुपये में ले सकते हो। इसमें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके जीके, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर और इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आपको लेना है तो आप ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई ई बुक की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्वेश्चंस भी रखे गए हैं और थ्योरी भी है। तो ये ई बुक आपको मात्र 39 में मिल रही है। बाद में अगर आप लेंगे तो आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अभी आप इस ई बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, 99 रुपये ना देना पड़े, इस वजह से 60% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप FIR पंजीकरण के संबंध में क्या सोचते हैं।
सवाल है कि अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक से अधिक एफआईआर होगी तो पुलिस की छवि पर फर्क पड़ेगा। कम से कम एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए ताकि पुलिस के विभाग के विवेचना ना हो। ऐसा भी गलत है। एफआईआर पंजीकरण के संबंध में आप अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। ये भी गलत है। संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक धाराओं और मामले को गंभीरता और पीड़ित की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने तर्क संगत विवेक का प्रयोग करके आप एफआईआर पंजीकरण के संबंध में कोई निर्णय लेंगे। ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता हूं और आपको वहां पे तुक्का मारना है, तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, इस संबंध में मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। ये उस समय है जब आप क्वेश्चंस का आंसर ना जान पा रहे हो और मेरे प्यारे भाई आप उसको एलिमिनेट ना कर पा रहे हो, तब आपको तुक्का लगाने का बेस्ट ट्रिकी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और देखो, तुक्का लगा करके आप पास हो जाओगे ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है मेरे प्यारे भाई। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो मेहनत करेगा, आप ये बात जानते हो। अगला सवाल है कि एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं या योग्यताएं होनी चाहिए। एक पुलिसकर्मी के पास कौन सी क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। पहला है समस्याओं का हल निकालने की क्षमता योग्यता, ठीक है। दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करने की क्षमता, ठीक है। मजबूत नैतिक चरित्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध होने की क्षमता, ठीक है। एक पुलिस के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारे पास वो सभी क्षमताएं होनी चाहिए जिसमें हम समस्याओं का हल कर सकें, दूसरों के प्रति हमारे लिए करुणा भी हो और सम्मान भी हो, और इसके अलावा सहानुभूति भी हो, और इसके अलावा हम मजबूत नैतिक चरित्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध भी हों। तो ये सारी जो क्षमताएं हैं ये पुलिस अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एक पुलिस के पास उपरोक्त सभी क्षमता। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले में किस न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक वयस्क महिला को अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने या रहने का अधिकार है। अब देखिए, समझिएगा, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के मामले में ये किस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक वयस्क महिला, एडल्ट वुमेन, अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहे या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ वो विवाह कर सकती है जिसको भी वो पसंद करती है। ये जो है किस न्यायालय ने आदेश दिया था। तो राइट हो जाएगा उच्चतम न्यायालय ने। राइट क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस मामले में महिला न्यायालय ने कार्यालय पर यौन शोषण को परिभाषित किया और कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। सवाल फिर से समझिए, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यालय पर यौन शोषण को परिभाषित किया और कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। तो ये जो मामला है ये है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। वी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में रात्रि गश्त के दौरान आपको एक युवती पश्चिमी वेशभूषा में सुनसान राह पर अकेले जाते हुए दिखती है। आपके पूछने पर वो बताती है कि वह ऑटो खराब होने की वजह से इस प्रकार की मजबूरी में है या इस प्रकार जाने को मजबूर है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसकी बात पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, एक अकेली महिला और वो भी सुनसान क्षेत्र में छोड़ना उचित नहीं है। उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके उसके घर छोड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी सही लग रहा है। इस प्रकार रात्रि में यात्रा करने के लिए उसे डांटना चाहिए। भाई, डांटने का बाद में अगर देखेंगे। अगला है कि उसकी कहानी पर संदेह जाहिर करते हुए खराब ऑटो की तलाश करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले मुझे महिला की रक्षा करने का अधिकार है या उसकी रक्षा करने का कर्तव्य है। तो राइट क्या हो जाएगा, उसे अपनी गाड़ी में बिठाएंगे और उसके घर तक उसे सफलता या फिर उसके घर तक उसे सम्मानपूर्वक छोड़ देंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, आप एक थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। आपके थाना अध्यक्ष के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, यानी आपके संबंध बढ़िया है, ठीक है। एक दिन आपके थाना अध्यक्ष का तबादला हो जाता है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, चलो भैया ठीक है। एक पुलिस महिला जो है वो अधिकारी के रूप में आपकी थाना अध्यक्ष बन जाती है, चलो ठीक है। आप शर्मीली प्रकृति के हैं, महिला अधिकारियों की रिपोर्ट करने में आप सहज नहीं रहते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि आप एक पुलिस अधिकारी, आप एक थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, यानी आप एक थाने में एएसआई हैं, ठीक है। और आपके थाना अध्यक्ष जो हैं उनसे आपकी बहुत बनती है, ठीक है। और ये किसी दिन आपके थाना अध्यक्ष का तबादला हो जाता है, वो यहाँ से चले जाते हैं और आपके थाने में एक महिला जो है वो आपके थाना अध्यक्ष के रूप में आ जाती है। लेकिन आपके अंदर ये है कि आप बहुत शर्मीली प्रकृति के हैं, ठीक है। इस स्थिति में आप महिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट दर्ज करने में या अपनी रिपोर्ट देने में सहज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं। आप अपने पुराने थाना अध्यक्ष से प्रार्थना करेंगे कि वो आपका भी तबादला करा दें। नहीं भाई, अगर वो उनके अंडर में होता तो खुद करा लेते, गलत है। आप इसी थाने में रहेंगे लेकिन महिला थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट करने से यथासंभव बचने का प्रयास करेंगे, ये भी गलत है। अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। भाई इतनी मेहनत से मिलती है, दिन रात एक करके त्यागपत्र कैसे दे दोगे? आप इस बात के लिए खुद को तैयार करेंगे कि अधिकारी कोई भी हो सकता या सकती है, आपको तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करनी है। यानी अधिकारी तो कोई भी हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको अपनी ड्यूटी करनी है, यह आपको सोचना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस विचार से सहमत हो सकते हैं? सवाल देखिए, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप किस विचार से सहमत हो सकते हैं, ये सवाल है। सवाल देखिए, ऑप्शन ए, अगर एक महिला बलात्कार की शिकार होती है तो उसमें उसकी ही गलती होगी, उसने ही बलात्कारियों को उकसाया होगा। नहीं भाई, ये गलत है। शारीरिक संबंधों और शादी के मामलों में लड़कों और पुरुषों को मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक है। फिलहाल के मुझे अभी सही लग रहा है क्योंकि ये वरीयता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई महिला यदि केवल बेटियों को ही जन्म देती है तो ऐसा करना उसका जैविक दोष है, ऐसा गलत है भाई। बेटी और बेटे बराबर होते हैं। परिवार की संपत्ति पुरुष सदस्यों के नाम ही होनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही बाहर भीतर के कार्य करना सहजता से संभव हो पाता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट हो जाएगा, शारीरिक संबंध और शादी के मामले में लड़कों और पुरुषों को मिली परंपरागत वरीयता अप्रासंगिक है, तो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका अपनी महिला सहकर्मी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके साथ एक महिला सहकर्मी है, यानी लेडीज कांस्टेबल हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कोई विशिष्ट व्यवहार करेंगे? नहीं। सहानुभूतिपूर्ण उनके साथ रहेंगे? गलत। विद्वेषपूर्ण, ये भी गलत है। हम सामान्य व्यवहार करेंगे, वी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सामान्य व्यवहार करेंगे, तो वी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मैंने जो भी सवाल थे इंपॉर्टेंट वो मैंने करवाए हैं और मुझे आशा ही नहीं, ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे। बाकी जो ये गाइस मैंने टॉपिक करवाए हैं ये आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद देख सकते हो। पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें जो 17-18 फरवरी को हुआ है, एक ही शिफ्ट में 13 से या 14 से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अगर आप सभी का प्यार एवं सपोर्ट रहा तो मैं ये टॉपिक आगे और करवा दूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल करवा देंगे ताकि आपको अपने फिर से एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो पाए। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है भाई तो लाइक ज़रूर कर दिया करो क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसके आंसर को टिक करके पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। और इसके अलावा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा उसमें डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्यूज भी करवाई जाती है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप उस ग्रुप
से जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसकी PDF को भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप COP अरविंद जायसवाल के नाम से इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। COP अरविंद जायसवाल के नाम से ID है। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट लाजवाब वीडियो से नहीं मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, अपनी तैयारी को जी जान और जी तोड़ मेहनत करते हुए अपनी तैयारी को धार देते रहिए, ताकि गाइज आपको अपनी वर्दी मिल जाए और आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। तो आज की इस इंपॉर्टेंट लाजवाब वीडियो से नहीं मिलते इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।